and good morning everyone. Welcome in the class of economics. So today we have to wind up the chapter number 8 of Indian Eco, that is infrastructure. Till yet we have discussed about the role of private sector and public sector in the health infrastructure of India. We have also covered the topics like state of infrastructure in rural India and that in urban India also. Today we have to complete the topic women health. Look, we have discussed in our previous class also that women suffer many disadvantages as compared to men in the areas of health, education, everywhere, in every part of our society, in every socio-economic activity, they suffer some problems, right? तो वहीं पे health के बारे में बता रखा है. तो देखिए क्या कह रहे हैं ये. Women constitute about half of the total population in India. They suffer many disadvantages as compared to men in the areas of education, participation in economic activities as well as in healthcare. हमें सिर्फ बात करनी है फिलहाल healthcare की. Have a look what is written over here. The child sex ratio has declined from 927 in 2001 to 914 in 2011. क्या शो कर रहा है ये कि पर 1000 मेल चाइल्ड्स केवल 914 फीमेल चाइल्ड्स थी 2011 में. ऑल्दो 2021 में ये रेशियो इंक्रीज हो गया था, 1000 से ज्यादा गर्ल्स हैं अब, लेकिन हम 2011 तक के सेंसस की बात कर रहे हैं क्योंकि 2021 का ऑफिशियल सेंसस नहीं आया है, राइट. तो ये जो डिक्लाइन आया है ये शो कर रहा है कि फीमेल फर्टिसाइड की रेट कंट्री में इंक्रीज हुई है. इसके अलावा अराउंड 3 लाख ऑफ गर्ल्स बिलो 15 इयर्स ऑफ एज आर नॉट ओनली मैरिड बट हैव ऑलरेडी बोर्न चिल्ड्रन एटलीस्ट वंस. ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि 15 इयर्स से पहले की एज में शादी भी हो गई है और प्री मैच्योर एज में बेबी भी हो गया है, जिससे हेल्थ इश्यूज थोड़े से ज्यादा हो गए हैं. नेक्स्ट देखिए. More than 50% of married women between the age group of 15 to 49 have anemia, जिसको blood की deficiency कहा जाता है, and nutritional anemia caused by iron deficiency, which has contributed to 19% of maternal death. यानी डिलीवरी के टाइम पे भी डेथ हो जाती है क्योंकि बॉडी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि बियर कर सके वो एक फिजिकल पेन, राइट. क्योंकि बॉडी में इंटरनल डेफिशिएंसीज काफी है, न्यूट्रिशियस डेफिशिएंसीज काफी है. इसके अलावा एक इशू है अबॉर्शंस. तो अबॉर्शंस आर आल्सो अ मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन इंडिया. सिंपल पॉइंट है, समझ आ गया होगा. In order to provide a basic health care to all, accessibility and affordability need to be integrated in our basic health infrastructure. दोनों चीजें जरूरी है. एक तो हर पर्सन की रीच में हो और एक सबके लिए अफोर्डेबल हो. जैसे करंटली अगर हम बात करें तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी हॉस्पिटल पीबीएम है गवर्नमेंट लेवल पे, जो सबके लिए अफोर्डेबल है ऑब्वियसली, लेकिन एसेसिबल नहीं है. आप बात करें आसपास के छोटे छोटे गांव की, जैसे कि देशनोक हो गया, नापासर हो गया, जो बीकानेर की पार्ट में काउंट होते हैं, उनके लिए पीबीएम एसेसिबल नहीं है. अगर पेशेंट को किसी सीरियस कंडीशन में उस एरिया से वहां तक लेके आया जाता है तब तक ही काफी बार डेथ हो जाती है, राइट. तो खाली अफोर्डेबिलिटी को नहीं देखना है, हमें देखना है कि वो सबके लिए एसेसिबल भी हो, सबकी रीच में भी हो. आगे देखिए. It is important to create awareness on health and hygiene and provide efficient system. जरूरी है. आप इसमें साथ में ये भी लिख सकते हैं वुमेन हेल्थ पे, जैसे हमने पढ़ा था एक कंसेप्ट था, when you educate a man you educate an individual, but when you educate a woman you educate a family. पूरी फैमिली को पढ़ाया जा रहा है, राइट. क्योंकि वुमेन जो है वो बेसिकली अपने बच्चों को सिखाएगी हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू फेस द डिफरेंट सिचुएशंस, हाउ टू रिएक्ट अंडर डिफरेंट सिचुएशंस. तो ऐसे में ही एक हेल्दी वुमेन अगर होगी और वो हेल्थ के लिए अवेयर होगी तो डेफिनेटली हेल्दी फैमिली प्रमोट होगी, राइट. तो ये चीज भी हम आगे ऐड कर सकते हैं कि वुमेन हेल्थ पे इसलिए भी फोकस करना जरूरी है क्योंकि वो पूरी फैमिली की केयर टेकर है, राइट. आगे देखिए, ये बता रहे हैं हेल्थ अ बेसिक ह्यूमन राइट. जैसे एजुकेशन एक बेसिक ह्यूमन राइट है, वैसे ही हेल्थ भी एक बेसिक ह्यूमन राइट है. तो देखिए क्या कह रहे हैं. द अल्टीमेट गोल शुड बी टू हेल्प पीपल मूव टुवर्ड्स अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. All citizens can get better health facilities if public health services are decentralized.
यानी उनको थोड़ा स्प्रेड कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत बड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लेकिन बाकी छोटे छोटे एरियाज में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स तक बढ़िया नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन हो जाना चाहिए, थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया जाए अगर पब्लिक हेल्थ सर्विस फैसिलिटीज को, अगर सबकी रीच में कर दिया जाए तो शायद कंडीशन इंप्रूव हो सकती है। नेक्स्ट, सक्सेस इन लॉन्ग टर्म बैटल अगेंस्ट डिजीजेस डिपेंड्स ऑन एजुकेशन एंड एफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। So it is important to create awareness on health and hygiene and provide efficient system. दोनों चीजें जरूरी है। नंबर 1 लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए और नंबर 2 उस अवेयरनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे मंथली हेल्थ चेकअप जरूरी है, ये अवेयरनेस अगर लोगों में है तो साथ में उनके आसपास ऐसे सेंटर्स भी होने चाहिए जहां पे वो मंथली हेल्थ चेकअप करवा सके। Next, telecom and IT sectors can play an important role in improving the health process in the economy. बिल्कुल, टेलीकॉम और IT सेक्टर अगर डेवलप हो जाए तो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे लेवल तक ग्रो कर सकता है। Next, the effectiveness of healthcare program rests on primary healthcare. So serious steps should be taken to improve them. जो primary healthcare centers है वहां improvement कर दिया जाए ताकि जब प्रॉब्लम आउट ऑफ कंट्रोल हो तो पेशेंट को इमीडिएटली बता दिया जाए, राइट, क्योंकि सबसे पहले वो वहीं जाता है। नेक्स्ट, public private partnership can effectively ensure reliability, quality and affordability of both drugs and medicare. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है, जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करते हैं। कोई एक प्रोजेक्ट होता है जिसकी फंडिंग गवर्नमेंट करती है और उसका एग्जीक्यूशन प्राइवेट सेक्टर करता है, तो ऐसे में क्या होता है, बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कम कॉस्ट पे लोगों को अवेलेबल करवाई जा सकती है। तो ऐसी ऑप्शंस भी हमें अपने हेल्थ सेक्टर में देखने चाहिए। आगे देखिए, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ऑलमोस्ट डेफिशिएंसीज यहाँ पे हाईलाइट की गई है। डेफिशिएंसी नंबर 1, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। मैक्सिमम लोग रूरल एरिया में है लेकिन मैक्सिमम हॉस्पिटल्स अर्बन एरिया में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में यही कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ योर पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज while only 20% of hospitals are located over there. Rest hospitals are in urban areas. So this is a वेरी सीरियस कंडीशन जो शो कर रहा है इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज को। नेक्स्ट, कम्युनिकेबल डिजीजेस इंडिया में बहुत ज्यादा है। ठीक है, एड्स हो गया, HIV हो गया, ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो अल्टीमेटली हेल्थ सिस्टम को खराब कर रही है क्योंकि हम अभी तक इनको क्योर नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से, और अब इसमें ऐड हो गया है कोविड-19 ऑल्सो। नेक्स्ट, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज। अभी भी ऐसे 30% हाउसेस है जहां पे टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है अर्बन एरिया के, और रूरल एरिया की तो कंडीशन की हम बात ही ना करें तो बढ़िया है क्योंकि रूरल एरियाज में अभी भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां पे टॉयलेट्स नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करना मुश्किल रह रहा है। इसके अलावा लैक ऑफ मैन पावर, मेडिकल ग्रेजुएट्स 12,000 जरूर प्रोड्यूस हो रहे हैं एवरी ईयर, लेकिन अभी भी शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है। और अभी भी रूरल एरिया में पोस्टिंग जब दी जाती है अलग अलग मेडिकल ग्रेजुएट्स को तो वो वहां काम करने से बेटर समझते हैं अर्बन एरिया की किसी हॉस्पिटल में काम करना, प्राइवेट हॉस्पिटल। जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मेडिकल ग्रेजुएट्स निकलते हैं पहले पोस्टिंग होती है रूरल एरिया में, तो ऐसे में वो रूरल एरिया के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाने से या रूरल एरिया के छोटे मोटे हेल्थ केयर सेंटर में काम करने से बेटर समझते हैं प्राइवेट जॉब कर लेना किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, माल न्यूट्रिशन बेसिकली चाइल्ड्स में, चिल्ड्रन में, और क्यों, पुअर हेल्थ ऑफ मदर की वजह से भी। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इंडिया में हाई, वो भी इसी वजह से, क्योंकि वुमेन की हेल्थ पुअर है, मदर की हेल्थ पुअर है, तो उसकी वजह से जो आने वाला चाइल्ड है उसकी भी हेल्थ पुअर रहती है। नेक्स्ट, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर अभी भी इंक्रीज करना जरूरी है, इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना होना चाहिए था। कौन सा, पब्लिक सेक्टर। तो ऐसे में उनको रियलाइज करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर के साथ हमें ज्यादा कोलैबोरेशंस चाहिए। अगर हम प्राइवेट सेक्टर के साथ ज्यादा कोलैबोरेट करेंगे तो शायद नीड्स और अच्छे से इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, नीड्स और अच्छे से फुलफिल हो सकती है। फिर कह रहे हैं गवर्नमेंट को ही स्टेप्स लेने चाहिए जो भी डेफिशिएंसीज है उसको कवर करने के लिए। और लास्ट में बता रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है, वेदर इट इज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और इट इज इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, पावर, एनीथिंग, ऑल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन ऑल्सो। नाउ हैव अ लुक
we are going to discuss some of the additional questions also, जिससे related explanation आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो देखिए बाकी के आप खुद कर लेंगे, मैं कुछ questions आपको बता देती हूँ। इसके अलावा मैं आपको provide करूंगी कुछ extra PDFs भी। Question number 1 is very simple. Number 2, you can also do 2 categories into which health is divided. You already know. Next, we need not to do how do infrastructure facilities boost production. No, we need to do this. कैसे production boost up होता है, तो आपको agricultural और industrial production से relate करना है. Next, infrastructure contributes to economic development of a country. ये भी 3 marks में question आ सकता है. Importance of infrastructure से related है, 3 marks में अलग से question आ सकता है. Next देखिए, what is the state of rural infrastructure in India? 70. ये वो स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टॉपिक में से आया है। पॉइंट बाय पॉइंट आंसर कैसे एक्सप्लेन करना है ये आप देख सकते हैं। Question number 6 is not a part of your updated syllabus. Significance of energy we need not to do. Then 7th also we need not to do. Question number 8th also and 9th also. These are not a part of your updated syllabus. 10th, 11th, 12th, 13th are also not a part of your syllabus. सीधा आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये जो बीच वाले क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री, ऐसा कोई डायरेक्ट टॉपिक आपको आपके चैप्टर में नहीं मिला था। ये चैप्टर के अलग अलग पार्ट में से टॉपिक निकाले गए हैं और फिर उससे पॉइंट बाय पॉइंट आंसर बनाया गया। तो आपको ये जरूर पढ़ना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इंडियन इको में एनसीईआरटी क्वेश्चंस को ज्यादा प्रायोरिटी देती है सीबीएसई। फिर जीबीडी ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आया था पीछे टॉपिक में। मेन ड्रॉबैक्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो लास्ट वाला टॉपिक हमने पढ़ा था वही है। नेक्स्ट, हाउ वुमेन्स हेल्थ हैज बिकम अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, थोड़ा सा बुक से रिलेट करेंगे, बाकी आप खुद भी इसमें एडिशंस कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये अंदर बुक में कहीं नहीं गिवन है। पब्लिक हेल्थ रेफर्स टू अप्रोच टू मेडिसिन दैट इज कंसर्न्ड विद द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी एज अ होल। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में डिस्कस द मेजर public health measures undertaken by the state in recent years to control diseases, ये आपको खुद बताना पड़ेगा। तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस में से रीड जरूर करना। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है डिफरेंशिएट द 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन मेडिसिन। आई विल बी फॉरवर्डिंग यू अ प्रॉपर आंसर। इसमें तो सिर्फ नाम ही दिए गए, मैं आपको एक आंसर सेंड करूंगी जिसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको वो जरूर अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना है। एंड देन हाउ कैन वी इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम, कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, रीड करके देखेंगे। ये भी 2-3 टॉपिक्स को मर्ज करके एक आंसर रेडी किया गया है। तो ये जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है और इनके जो पर्टिकुलर आंसर्स है इनको आप पढ़ के देखिएगा, काफी अच्छे से आपको चीजें समझ में आने लगेगी। फिर एक ये टॉपिक मैंने आपके लिए निकाला है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। हम सबने इनिशियली सुना था कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, अभी इस चैप्टर में भी पढ़ा है और कोविड के टाइम में पढ़ा था हमने कि बेड्स अवेलेबल नहीं है, फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे एक टॉपिक निकाल के आपके लिए रेडी किया गया है जो बता रहा है कि कोविड के बाद अब हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो कैसा हो गया है हमारा हेल्थ सेक्टर। Initially, although there was shortage of hospitals, shortage of nursing staff, shortage of beds, लेकिन क्या किया गया इन 1.5-2 साल में। और अब इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पेंडेमिक टाइम में हमने कैसे इंप्रूवमेंट किए या हमने कैसे मैनेज किया, उससे रिलेटेड कुछ पार्ट यहाँ पे बता रखा है। तो आप इस पार्ट को खुद से रीड करेंगे, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कह रहे हैं जब कोविड-19 पेंडेमिक आया तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में टैंडम की तरह वर्क करने लगे, यानी एक बाइसाइकिल जिसको दोनों मिलके रन कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। ऐसा नहीं है कि किसी एक पे डिपेंडेंट है, नो, दोनों गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिले तब जाके हम इस पैंडेमिक को थोड़ा प्रॉपर तरीके से फेस कर पाए। फिर ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो भी सपोर्ट गवर्नमेंट को चाहिए था प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बिल्कुल वो सपोर्ट दिया। ठीक है, आइसोलेशन सेंटर्स बनाए और ऐसे कोविड स्पेशल हॉस्पिटल्स बनी, ये सारी चीजें। और ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन काफी बढ़िया था इन पेशेंट केयर, यानी जो विद इन द नेशन है, तो ऑलमोस्ट 60% इन पेशेंट केयर हुई। फिर यहाँ पे इसमें एक ये चीज भी बता रखा है, एडिशनल लैब्स, एडिशनल हॉस्पिटल्स बने, लेकिन हॉस्पिटल और लैब का रेवेन्यू डिक्रीज भी हुआ।
डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि पैंडेमिक की वजह से जो मेडिकल टूरिज्म था वो डिक्लाइन हुआ। हमने पढ़ा था ना मेडिकल टूरिज्म इंडिया में, वो डिक्रीज हो गया कोविड की वजह से। तो एक रेवेन्यू कम भी हुआ, उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। आप इसको जब रीड करेंगे यू विल गेट टू नो कि भाई हमारे हेल्थ सेक्टर से हमारा रेवेन्यू डिक्रीज भी हुआ ड्यू टू कोविड-19। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट बन सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की एडवाइस थी कि भाई आपको अभी अलाउ नहीं करना है कोई भी आउट पेशेंट को, तो उस वजह से फिर ये बता रहे हैं कि जो भी प्लान गवर्नमेंट ने बनाए उनको एग्जीक्यूट अच्छे से किया गया। हॉस्पिटल्स ने, आपने उस टाइम देखा था डॉक्टर्स की क्या कंडीशन थी, नर्सिंग स्टाफ की क्या कंडीशन थी, ओवर द टाइम में बहुत लोगों ने वर्क किया। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है, आप अच्छे से रीड करना। फिर ये बता रहे हैं अगर हम नेट इफेक्ट की बात करें तो वो पॉजिटिव था, नेट इफेक्ट पॉजिटिव था, ठीक है। हेल्थ केयर अवेयरनेस की वजह से ओवरऑल अगर हम देखें तो जरूर हमारा टूरिज्म इनकम कम हुई, लेकिन ओवरऑल हमारे हेल्थ सेक्टर ने ग्रो किया। और अब एक्सपेक्टेड है कि आने वाले फ्यूचर में जीडीपी का एक अच्छा परसेंट हेल्थ केयर पे गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट अवेयर हो गई है, गवर्नमेंट को पता चल गया है कि हेल्थ केयर का डेवलप्ड होना कितना जरूरी है। तो कुछ यहाँ पे एक आरोग्य सेतु के बारे में भी बता रखा है, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। इसके अलावा गवर्नमेंट ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी लॉन्च किया है हेल्थ क्राइसिस को कवर अप करने के लिए। तो ये सारी चीजें आप डिटेल में जब रीड करेंगे देन ओनली यू विल गेट टू नो। आई हैव ऑलरेडी फॉरवर्डेड दिस पीडीएफ टू यू, सो यू नीड टू गो विद इट। और आपको समझना है कि ओवरऑल कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा, ठीक है। ये आपके बुक से हटके एक एडिशनल टॉपिक है, तो इसको जरूर रीड करके देखिएगा। इसी के साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इंडियन इको में नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 चैप्टर्स, एंड मैक्रो में वैसे देखा जाए तो वी आर लेफ्ट विद 1 चैप्टर, दैट इज एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। और नेशनल इनकम का जो रिवीजन है वो हमारा पेंडिंग है, सो जस्ट हैव अ लुक। So everyone, we are going to start a new chapter of our book, that is chapter number 9, Environment and Sustainable Development, because we are still left with 15 to 20 minutes जो हम waste नहीं करना चाहेंगे। So just have a look, chapter number 9 of your book बहुत आसान है। इसमें आप पढ़ेंगे environment क्या है, इंडिया में environmental challenges क्या क्या है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या होता है। बहुत आसान सी चीजें आप पढ़ेंगे, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, राइजिंग पोल्यूशन, ये सारी चीजें सिंपल हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो जस्ट हैव अ लुक, द इंट्रोडक्टरी पार्ट इज एक्सप्लेनिंग यू कि एलपीजी की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ, बट विद अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वो रही हमारी एनवायरमेंटल पीस। हमने एनवायरमेंटल पीस को सेक्रीफाइस कर दिया, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस आए हमारे एनवायरमेंट पे। और ये जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस है ये पास्ट डेवलपमेंट की वजह से है। अब हमें ये देख लेना चाहिए कि एटलीस्ट फ्यूचर में हम अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को इस तरीके से अडॉप्ट करें कि हमें एनवायरमेंट को डिग्रेड ना करना पड़े, राइट। क्योंकि अभी करंटली हम जिस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं वो बहुत वर्स्ट है। वो ये शो कर रहा है ओवरऑल लेवल कि हमने अपने एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखा, इसलिए हम अभी बहुत सारी एडवर्स सिचुएशंस फेस कर रहे हैं। तो अब जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम इस तरीके से डेवलपमेंट प्लान करें कि फ्यूचर जनरेशन को एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सफर ना करना पड़े। तो उसी कंसेप्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि हमारी इकोनॉमी में जैसा अभी सिचुएशंस है वैसी सिचुएशंस को मेंटेन किया जा सके, प्लस एनवायरनमेंट को हार्म ना किया जाए, राइट। तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं, ये करंट जनरेशन की नीड को फुलफिल करना है, बट फ्यूचर जनरेशन की नीड को सेक्रीफाइस नहीं करना है, उनकी नीड्स का भी ध्यान में रखना है आपको, राइट। तो देखिए अगर हम बात करें इस चैप्टर के टॉपिक्स की, तो सबसे पहले शुरुआत होती है एनवायरनमेंट के मीनिंग से, ठीक है। मीनिंग, फंक्शंस एंड रोल ऑफ एनवायरनमेंट, जिसकी मैं बुक रीडिंग नहीं करवा रही हूँ आपको, आप बहुत आराम से समझते हैं। ये सारी चीजें आप एनवायरमेंटल स्टडीज में बचपन से पढ़ते आए हैं। फिर एनवायरमेंटल चैलेंजेस ऑफ इंडिया, और फिर स्टेप्स एंड स्ट्रेटेजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जरूर हम डिटेल में करेंगे। सो हैव अ लुक, एनवायरमेंट क्या है। एनवायरमेंट सिंपली सारा प्लैनेटरी इनहेरिटेंस जो हमें मिला है, सारी चीजें जो हमें सराउंड कर रही है वो, और सारे रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है वो, जब हम इनका टोटल कर देते हैं तो वही एनवायरमेंट है। यानी सारे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो हम एक दूसरे को सराउंड कर रहे हैं, वो सारी चीजें ही क्या है,
एनवायरमेंट है। यू ऑलरेडी नो बायोटिक एलिमेंट्स में सारे लिविंग एलिमेंट्स आ जाएंगे और अबायोटिक में सारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स आ जाएंगे। आगे आ जाइए, एनवायरमेंट के फंक्शंस क्या क्या है। नंबर 1, एनवायरमेंट हमें प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल करवाता है, वेदर वी कॉल देम, वेदर वी टॉक अबाउट रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जितने भी हैं प्रोडक्शन के लिए वो सारे रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिल रहे हैं, एनवायरमेंट से मिल रहे हैं। इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन हमें कौन देता है, एनवायरमेंट देता है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है, सिंपल सा। नेक्स्ट, एनवायरमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट, हम सारा का सारा जो वेस्ट है जो जनरेट कर रहे हैं अलग अलग कंजप्शन और प्रोडक्शन एक्टिविटी से, वो सारा अब्सॉर्ब भी कौन कर रहा है, एनवायरमेंट कर रहा है। बट करंटली नहीं अब्सॉर्ब कर पा रहा है क्योंकि हमारी वेस्ट जनरेशन एनवायरमेंट के वेस्ट अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा हो रही है। हम उतना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं जितना एनवायरमेंट अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है, राइट। तो वही हमें बेसिकली कंट्रोल करना है, हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में उसके बारे में। नेक्स्ट, एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ। एनवायरमेंट में कुछ बेसिक नेसेसिटीज है जो हमारी लाइफ को सस्टेन करती है, जो असेंशियल है ह्यूमन बीइंग के लिए, जैसे कि सन, वाटर, सॉइल, एयर, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, एनवायरमेंट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज, यानी जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें उस स्ट्रेस से रिलीफ कौन देता है, एनवायरमेंट देता है। हम जब भी बात करें कि लोग सबसे ज्यादा एंजॉय कब करेंगे, जब वो एकदम प्योर एनवायरमेंट में होंगे, राइट। तो ये कह रहे हैं एनवायरमेंट लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकता है। एनवायरमेंट में ये पावर है कि वो लोगों को पॉजिटिविटी दे सकता है। जब लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं तो ऐसे में उनको ब्रेक के लिए किसी ग्रीनरी वाली जगह पे या किसी वाटरफॉल वाली जगह पे ले जाना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको एक पॉजिटिव वेव, एक पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती है। तो ये वही कह रहे हैं फोर्थ पॉइंट में। तो ये सिंपल से एनवायरमेंट के फंक्शंस हमने कवर कर लिए। आगे आ जाइए, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये इस चैप्टर का काफी खास पार्ट है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। एनवायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म दीज फंक्शंस without any interruption as long as demand of these functions is within its carrying capacity। यानी एनवायरमेंट के ऊपर वाले काम कर तभी तक पाएगा जब हम एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी तक ही डिमांड करें उससे। क्योंकि एक बार अगर हम स्कूटी पे 3 की जगह 4 को बिठा ले, वैसे तो 2 ही जने बैठ सकते हैं, बट चलो ट्रिपलिंग में भी मैनेज हो जाता है। अगर हम सोचे कि ट्रिपलिंग भी हो और सामान भी रख ले तो डेफिनेटली गाड़ी गड़बड़ होने लगेगी। तो वही वाली बात यहाँ पे है। अब कैरिंग कैपेसिटी एनवायरमेंट की 2 चीजें इंप्लाई करती है। नंबर 1, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। यानी आप एनवायरमेंट से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, बट उतना ही एक्सट्रैक्ट करो जितना वो रीजनरेट कर सकता है। एंड और रीजनरेशन से भी थोड़ा कम ही एक्सट्रैक्शन करो ताकि आपका एनवायरमेंट सस्टेन करे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, generation of waste should remain within the absorption capacity of the environment। वेस्ट जनरेशन भी कितना होना चाहिए, उतना ही जितना हमारा एनवायरमेंट अब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। If these 2 conditions are not fulfilled, then environment fails to perform its vital function of life sustenance and it leads to a situation of environmental crisis। Currently यही हो रहा है। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज मोर देन द रिसोर्स रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, और इसके साथ साथ वेस्ट जनरेशन भी एनवायरनमेंट की अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा है। यानी हम एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है। आगे देखिए, रीजंस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। क्या रीजंस हैं, क्यों एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहे हैं? सिंपल सा रीजन है कि हम एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ठीक है, एनवायरमेंट पे प्रेशर आ रहा है और एनवायरमेंट की अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है। एनवायरमेंट की रीजनरेशन कैपेसिटी से ज्यादा रिसोर्सेज की डिमांड हो रही है। तो देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहला रीजन क्या है, द राइजिंग पॉपुलेशन। So the rising population of developing countries and affluent consumption and production standards has put a huge stress on the environment. Many resources have become extinct and the waste generated are beyond the absorptive capacity of the environment. Absorptive capacity of environment means the ability of environment to absorb degradation without causing environmental damage.
समझ में आ गया होगा। ये कह रहे हैं as the population is rising, the demand of people are also increasing and they want to consume many new things. The affluent consumption and production patterns of people, it is basically creating a stress on environment, और जिसकी वजह से we demand the resources at a higher rate and the regeneration capacity of environment is not that high. तो ऐसे में environmental degradation होता जा रहा है। अब कुछ रीजन समराइज करके दिए हुए हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट 4 मार्क क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। नंबर 1, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। The population explosion and the advent of industrial revolution has increased the demand for environmental resources, but their supply is limited due to overuse and misuse. Supply तो limited ही है, but demand ज्यादा है resources की, right? तो ऐसे में environmental degradation हो रहा है, क्योंकि वही बात है, कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, रिसोर्स रीजनरेशन से ज्यादा रिसोर्स की डिमांड हो रही है। नंबर 2, द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव extraction of both renewable and non-renewable resources has exhausted some of the vital resources. Due to this, huge amount of money is spent on technology and research to explore new resources. कुछ resources तो extend ही हुए हैं और कुछ अब खत्म होने वाले हैं, राइट? अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, तो शॉर्टेज हम सबको पता है कि शायद आने वाले कुछ टाइम के बाद पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल अवेलेबल ही नहीं होगा, क्योंकि हम उसका जिस हिसाब से यूज कर रहे हैं उस हिसाब से फ्यूचर अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होगी। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का टाइम आने वाला है और कैसे उनकी डिमांड इकोनॉमी में इंक्रीज हो सकती है। 2025 तक प्रोजेक्ट भी है कि भाई 2025 तक सारे व्हीकल्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल से, और बहुत जगह पावर स्टेशंस भी लगा दिए गए हैं। तो ये यही कह रहा है पॉइंट आपको कि ऐसे में बहुत खर्चा भी हमें करना पड़ रहा है, एनवायरनमेंट को तो नुकसान हो रहा है, रिसोर्सेस को, नए रिसोर्सेस को एक्सप्लोर करने में, और साथ साथ में हमारे देश के फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी रिसोर्सेज एंड कंटिन्यूअस राइज इन पॉपुलेशन हैज आल्सो रिजल्टेड इन एनवायरमेंटल क्राइसिस। फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन ही है थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट, due to affluent consumption and production standards of the developed world, the waste generated are beyond the absorptive capacity of the environment. आप सिंपल सी बात कीजिए, हम बात करते हैं वेट वाइप्स की, तो क्या हम पानी से मुंह नहीं धो सकते? जब हम पहले यूज करते थे वाटर फॉर वॉशिंग आवर फेस, तो वेस्ट थोड़ा कम जनरेट होता था। अब हम उसकी जगह टिश्यू पेपर यूज कर रहे हैं, वेट वाइप यूज कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट में तो हम वेस्ट ही जनरेट कर रहे हैं। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है सिर्फ, ठीक है? आगे देखिए, द डेवलपमेंटल प्रोसेस हैज पॉल्यूटेड द एटमॉस्फेयर एंड वाटर्स एंड देयर इज डिक्लाइन इन एयर एंड वाटर क्वालिटी, ठीक है? It has resulted in increased incidence of respiratory and waterborne diseases. I don't think कि ये point explain करना पड़ेगा, you already know it. And last one, the expenditure on health is also rising. Global environmental issues such as global warming and ozone depletion also contribute to the increased financial commitments for the government. Health issues बढ़ते जा रहे हैं, हेल्थ पे हमें ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। अगर आप बात करें पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन से कितने इश्यूज हो रहे हैं, प्लस ओजोन डिप्लीशन, स्किन कैंसर हो रहा है इससे, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा राइज हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, अब इनको समराइज करके भी दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आर हाई and environmental issues of waste generation and pollution have become critical today. कि भाई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के फॉर्म में, नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के फॉर्म में डेवलपमेंट की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई है। कि भाई अगर हमने इतना डेवलपमेंट ना किया होता तो फिर हमें क्या बेनिफिट मिल रहा होता, तो हम शायद एक अच्छे एनवायरमेंट में रह रहे होते, एक ऐसा एनवायरमेंट जो हमारे लिए हार्मफुल ना होता, बट डेवलपमेंट करना तो जरूरी था। तो इस डेवलपमेंट को करने की वजह से गवर्नमेंट के फाइनेंशियल कमिटमेंट्स बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट को ज्यादा अमाउंट स्पेंड करना पड़ रहा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। आप रिवर गंगा की बात कर लीजिए, क्लीन गंगा मिशन कब से चल रहा है और उस पर कितना एक्सपेंस लग रहा है, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है? तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग दिया हुआ है क्लास 11th से लिंक करके। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन और सेक्रीफाइस्ड। हम एक ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो दूसरा सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे भी वही चीज बता रखी है कि हम अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए हम सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं, अपना एनवायरमेंट, राइट? डेवलपमेंट की तरफ जाते जाते हम अपने एनवायरमेंट की जो मेन हम बात करें एनवायरमेंट की
ब्यूटी या एनवायरनमेंट का मेन प्रॉपर लेवल, उसको हम सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं, तो वो बहुत ही नेगेटिव टर्म्स में जा रहा है और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अब इसके बाद एक टॉपिक दिया हुआ है छोटा सा, रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप, रीजन फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसका मीनिंग है पहले एनवायरनमेंट में जितने रिसोर्सेस थे उससे कम डिमांड थी, ठीक है। पास्ट में क्या था, डिमांड वाज लेस देन सप्लाई एनवायरनमेंट की, और करंटली क्या है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई। तो ये जो रिवर्स हो गया है, ये जो रिवर्सल आया है, इसी ने बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया है। पहले रिसोर्सेज की डिमांड रिसोर्सेज की सप्लाई से कम थी, तो पोल्यूशन एनवायरनमेंट की अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर अंदर था, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन भी रिसोर्स रीजनरेशन से कम हुआ करता था। तो एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी खराब नहीं हो रही थी, हम उसके अंदर अंदर काम कर रहे थे, तो हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन प्रेजेंटली बात करें तो डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इज मोर देन सप्लाई, तो एनवायरनमेंट की रीजनरेशन कैपेसिटी से ज्यादा रिसोर्सेज हम डिमांड करते हैं इकोनॉमी में, तो ये हार्मफुल है। और इसके अलावा पोल्यूशन भी इतना ज्यादा है और वेस्ट इतना ज्यादा जनरेट हो रहा है जो एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के अंदर नहीं है। तो ये जो रिवर्सल है डिमांड और सप्लाई रिलेशन का, इस रिवर्सल की वजह से ही एनवायरनमेंट की क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है। ये आपको यहाँ तक चैप्टर रीड करके रखना है। कल हम पढ़ेंगे आसान सा टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग, जो आपको ऑलरेडी पता है, राइट। ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद में देखिए आप क्या आएगा, ओजोन डिप्लीशन। तो दीज आर द थिंग्स विच यू ऑलरेडी नो। तो बस इसका एक ओवरव्यू लेते रहेंगे और ये चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे।